नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लिंग विकार के बारे में, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। लिंग ये विकार इसलिए है क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या करता है? विकार उत्पन्न करता है। क्या करता है? विकार उत्पन्न। इसीलिए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जब हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में, विकारी शब्दों के बारे में, जिस पर काल, वचन, लिंग और पुरुष का प्रभाव पड़ता है और उसी के प्रभाव से ही उनमें विकार उत्पन्न होता है, और उन्हीं का वही एक रूप है विकार का, लिंग। लिंग कहते किसे? किसी भी संज्ञा के जिस रूप से हमें उस संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो, स्त्रीत्व या पुरुषत्व का बोध होता हो, उस रूप को ही क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। मतलब परिभाषा लिख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की जाति, मतलब स्त्री या पुरुष का बोध का मतलब ज्ञान, बोध हो, उस रूप को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा के उस रूप से किसी भी वस्तु या प्राणी की जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, या फिर सीधी भाषा में कहें, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, या लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद? दो भेद माने गए हैं। दो भेद कौन कौन से? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत, मराठी और गुजराती भाषा में लिंग के तीन भेद माने गए। कितने भेद माने गए? तीन भेद माने गए हैं। हम सिर्फ संस्कृत ही लिखेंगे क्योंकि गुजराती और मराठी से हमारा इतना कोई संबंध नहीं है। संस्कृत भाषा में लिंग के तीन रूप माने जाते हैं, या फिर तीन भेद माने गए। कितने भेद? तीन भेद माने गए। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में लिंग के तीन भेद माने गए: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, यथार्थ पुरुषत्व का बोध होता है। स्त्रीलिंग में यथार्थ स्त्रीत्व का बोध होता है, और नपुंसक लिंग के अंदर क्या होता है? जड़, जो अचेतन वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का बोध होता है। जो चेतन नहीं है, अचेतन वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उनका बोध होता है। लेकिन हिंदी भाषा में इस नपुंसक लिंग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। इसे किस आधार पर बांटा गया है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले तीनों के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेता हूं। वे संज्ञा रूप जिससे पुरुषत्व का बोध होता है। किसका बोध होता है? पुरुषत्व का बोध हो, क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। स्त्रीलिंग में वे संज्ञा रूप जिससे
स्त्रीत्व का बोध होता हो। किसका? स्त्रीत्व का बोध हो। बोध का मतलब ज्ञान से हमें पता चलता हो, ज्ञान होता हो, बोध होता हो। और नपुंसकलिंग वे संज्ञा रूप जिससे जड़ मतलब अचेतन का बोध हो। अब मैंने कुछ बातें लिखी है, उदाहरण के द्वारा थोड़ी देख लेते हैं। वे संज्ञा रूप जिससे पुरुषत्व का बोध होता हो। पुरुषत्व का बोध कैसे होता है? जैसे मैं यहां लिखूं बालक। बालक पुरुष जाति का है, पुरुष है, ये पता चलता है। यहां लिखूं मैं जैसे बालिका। बालिका लिखते ही यहां हमें पता चलता है कि ये स्त्री है, स्त्रीत्व है। जबकि यहां मैं लिखूं पहाड़। अब पहाड़ में तो किसी भी प्रकार का लिंग नहीं होता है, जिसमें लिंग या किसी भी जाति स्त्री या पुरुष का बोध नहीं होता हो, वह नपुंसक लिंग कहलाता है संस्कृत के अंदर। तो ये पहाड़ नपुंसक लिंग में आ जाता है। ठीक है ना? एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे यहां पर शेर। शेर पुरुषत्व का बोध कराता है, शेरनी। और यहां पर मैं लिख देता हूं नदी। बात आसानी से समझ में आ रही होगी आपको। यहां पे मैं लिखूं ऊंट, ऊंटनी। और यहां पे लिख देता हूं समुद्र। ठीक है ना? तीनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं ताकि एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। तो अभी आपने देखा कि कुछ बातें एग्जाम्पल के द्वारा कि वे संज्ञा रूप जिससे पुरुषत्व का बोध होता हो पुल्लिंग कहलाते हैं। बालक, शेर, ऊंट या फिर खरगोश, कुत्ता, हाथी, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें पुरुषत्व आपको दिखाई देता है, पुरुषत्व का बोध होता हो। स्त्रीलिंग के अंदर वे संज्ञा रूप जिससे स्त्रीत्व का बोध होता हो, मतलब बालिका, शेरनी, ऊंटनी, बकरी, या फिर कह सकते हैं हिरणी। ठीक है ना? ये सारी चीजें स्त्रीलिंग में आती है। और नपुंसक लिंग के अंदर वे संज्ञा रूप जिससे जड़ या अचेतन का बोध होता हो, जैसे पहाड़, नदी, समुद्र या फिर कोई भी भाव हो। ठीक है ना? गुस्सा या फिर प्यार, वो सारी चीजें जो अचेतन होती है वो क्या कहलाती है? नपुंसक लिंग। संस्कृत के रूप तो आप हमको आसानी से समझ में आ जाते हैं। संस्कृत के रूप तो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में तो दो ही लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? ये हमने तीनों अलग अलग देखा संस्कृत के रूप, यहाँ संस्कृत भाषा के रूप में देखा। लेकिन हिंदी में कितने लिंग होते हैं? सिर्फ दो ही लिंग होते हैं। फिर ये तीसरा लिंग नपुंसक लिंग है, इसको कुछ गुणों के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट दिया जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट दिया जाता है। वो किस आधार पर बांटा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। किसको? नपुंसक लिंग को इसके अंदर बांट लेते हैं कुछ गुण के आधार पर। ठीक है ना? तो वो गुण कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मतलब जो जड़ या अचेतन वस्तु है, जिन जड़ मतलब अचेतन वस्तुओं में कठोरता का भाव हो। कैसा भाव हो? कठोरता थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। कठोरता का भाव हो या फिर श्रेष्ठता का भाव हो, विशालता का भाव हो। ठीक है ना? कठोरता, श्रेष्ठता, विशालता या फिर बल या पौरुष का भाव हो। ठीक है ना? उन्हें
पुल्लिंग माना गया। क्या माना गया? पुल्लिंग माना गया है। जैसे मतलब कठोरता हो, श्रेष्ठता हो, विशालकाय हो, विशालता हो, जिसमें बल, जो बलशाली हो, या जिसमें पौरुष हो, वो सारी बातें किसमें शामिल कर ली गई है? पुल्लिंग में शामिल कर ली गई है। जैसे पत्थर, पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। पहाड़ या फिर समुद्र, समुद्र बड़ा विशालकाय होता है। ठीक है ना? ये सारी चीजें जो किस प्रकार की हो? विशाल हो, कठोर हो, या फिर श्रेष्ठ हो, वो सारे गुण किसमें आ जाते हैं? मतलब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे और इसमें लिख सकते हैं सूर्य, चंद्रमा आदि। मतलब कुछ गुणों के आधार पर नपुंसक लिंग को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट दिया जाता है। तो पहला था जिन वस्तुओं के अंदर कठोरता, श्रेष्ठता, विशालता और बल और पौरुष का भाव, और जिसमें दूसरा जिन जड़ या अचेतन, लिख देते हैं, अचेतन पदार्थों या वस्तुओं में किसका भाव हो? कोमलता का, नम्रता का या सुंदरता का भाव हो। सुंदरता का भाव हो, वे स्त्रीलिंग माने गए। स्त्रीलिंग माने गए। ठीक है ना? मतलब जिनके अंदर कोमलता का भाव हो, नम्रता हो या सुंदरता का भाव हो, वो सारे के सारे स्त्रीलिंग माने गए हैं। इसमें जैसे नदी या फिर लता, जैसे आप बेल कहते हैं, बेल अलग से लिख लिया जाए। ठीक है ना? ये सारे के सारे जिसके अंदर एक कोमलता का भाव हो, क्या किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर। वैसे लिंग के अंदर हम लिंग परिवर्तन भी देखेंगे, और कुछ बातें होती है जैसे नियम बता दिए जाते हैं कि अकारांत होता है या अकारांत होता है वो पुल्लिंग होता है, इकारांत होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तकारांत होता है वो पुल्लिंग होगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसमें नियमों से ये सुविधा का बजाय असुविधा ज्यादा प्रकट करते हैं, क्योंकि इसमें अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, अपवाद बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए जैसे कहते हैं कि भोज्य पदार्थों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे रोटी, कचौरी, पूड़ी। ठीक है ना? लेकिन कुछ अपवाद इसमें ज्यादा है जो पुल्लिंग में भी आते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा हम नियम नहीं पढ़ेंगे। इसका एक सैद्धांतिक रूप या फिर प्रायोगिक रूप हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रयोग करके, वाक्य में प्रयोग करके इनको हम पहचान पाते हैं। तो एक साधारण सिंपल सा फंडा है कि वाक्य में प्रयोग करें, और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से इस वाक्य को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है? आप इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम देख रहे थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की परिभाषा देखी हमने। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्द जिसमें यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, और स्त्रीलिंग में स्त्री यथार्थ स्त्रीत्व या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। यथार्थ का मतलब वास्तव में, कल्पित जो मान लिया गया है। यथार्थ तो जो था हिंदी में, संस्कृत में देख रहे थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो यथार्थ थे, और नपुंसक लिंग को हमने कल्पित रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट लिया था। ठीक है ना? जो कैसे बांटा था इससे पहले हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि पहचान कैसे करते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कुछ चीजें हैं जो रात दिन प्रयोग में आती हैं। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर, व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। व्यवहार के आधार पर ही पहचान करना बहुत आसान रहता है, और कुछ नियम हैं लेकिन नियमों में अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए समस्या ज्यादा आती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप व्यवहार के आधार पर ही उनका पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला नियम देखते हैं। नियम क्या है कि जिन संज्ञाओं के अंदर, प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंदर जोड़े का ज्ञान होता है, जोड़े में होती है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं
जोड़े में होती है वो पुरुषवाचक के आधार पर तो पुल्लिंग होती है और स्त्रीवाचक के आधार पर स्त्रीलिंग होती है। जोड़े में कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? जैसे नर मादा, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, बैल गाय, बालक बालिका, तो ये सारी जोड़े के अंदर होती है। अब जोड़े के अंदर होती है जो जिसमें पुरुषत्व का बोध होता है वो पुल्लिंग होगा और जिसमें स्त्रीत्व का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होगा। इसके अलावा दूसरी चीज, कई बार क्या होता है मनुष्य के अलावा कुछ प्राणीवाचक संज्ञा होती है जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध तो होता है, लेकिन दोनों जातियों को बोध होने के अलावा भी कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग में ही रहती है और कुछ स्त्रीलिंग में ही मानी जाती है। व्यवहार के आधार पर दोनों जातियों का प्रयोग होगा, दोनों जातियों के लिए उसका प्रयोग होगा, लेकिन व्यवहार के आधार पर या शब्द जो लिखते हैं उसमें वो स्त्रीलिंग ही मानी जाती है और पुल्लिंग में ही लिखी जाती है। कैसे कि कुछ जैसे शब्द कोयल, मैना, तितली, मकड़ी, गिलहरी, दीमक, मक्खी, ये स्त्रीलिंग ही मानी जाएगी, ये स्त्रीलिंग। व्यवहार के आधार पर जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो एक भाव तो इनका स्त्री का ही रहता है, चाहे वो इसमें नर या मादा लगा करके एक अलग कर लेते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन भाव उसमें स्त्रीत्व का ही रहता है। और इन संज्ञाओं में भाव पुरुषत्व का ही रहेगा, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों जातियों का बोध होने के बावजूद भी भाव इसमें पुल्लिंग का ही रहता है। इसमें स्त्रीलिंग में जैसे कोयल हमेशा मीठी बोलती है, कोयल मीठा बोलता नहीं है कभी, ये ध्यान रखना। तो क्यों भाव उसमें जब व्यवहार में प्रयोग करेंगे तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुषवाचक हो, वो दोनों स्त्रीलिंग का ही भाव रहता है दोनों में। मैना, तितली उड़ती है, तितलियां अच्छी है, रंग बिरंगी होती है, तितली रंग बिरंगा नहीं होता है कभी भी, या तितला ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तितली अच्छा नहीं होता है, तितली अच्छी दिखती है। मकड़ी है, गिलहरी है, दीमक है, मक्खी है, ये सारी चीजें तो ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है, चाहे वो पुरुष हो, नर हो या मादा हो। दूसरा पुल्लिंग, जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ती नहीं है कभी, चाहे वह नर पक्षी हो चाहे मादा पक्षी हो। कौवा, चाहे नर कौवा हो चाहे मादा कौवा हो, हमेशा भाव इसमें पुरुषत्व का ही रहेगा, पुल्लिंग का ही रहता है। बिच्छू है, खरगोश है, उल्लू है, मच्छर है, खटमल है, चीता है, गरुड़ है, तो इसमें भाव किसका रहता है? हमेशा पुल्लिंग का ही भाव रहता है। कौवा एक हमेशा कर्कश आवाज में बोलता है, कौवा कभी बोलती नहीं है, बोलता ही है, क्रॉ क्रॉ जो करता है, जो आवाज होती है। तो इसमें कुछ संज्ञाएं जो प्राणीवाचक होती हैं वो दोनों जातियों का बोध तो कराती है, लेकिन स्त्रीलिंग कुछ संज्ञा स्त्रीलिंग में रहती है और कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग का भाव में ही प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा तीसरा नियम है, प्राणीवाचक के अलावा समूहवाचक, जो प्राणियों के समूहवाचक नाम है, प्राणियों के जो समूहवाचक नाम है वो प्रयोग के आधार पर, व्यवहार के आधार पर कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग कौन कौन से? पुल्लिंग में जैसे समूह, झुंड, संघ, मंडल, कुल, समाज, निगम, ये किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जबकि सेना, फौज, जनता, सरकार, टोली, भीड़, सभा, ये सब किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब इसकी एक व्यवहार प्रयोग हम जब प्रयोग में लाते हैं व्यवहार में, तो अब देखेंगे वाक्य में, जैसे सेना, भारतीय सेना आ रही है, सेना आ रही है, रही का भाव आ रही है, स्त्रीत्व का भाव है इसमें, सेना आ रहा नहीं है, ठीक है ना। फौज आ रही है, जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जाग गया नहीं है, जाग चुका नहीं है, जाग चुकी है। सरकार बन गई है, सरकार बन गया है, ऐसा नहीं होता है। टोली आ गई है, ठीक है ना। भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, भीड़ हो गया नहीं होता है, ठीक है ना। सभा हो रही है, सभा हो रहा नहीं होता है। तो इनका प्रयोग जब वाक्य में करते हैं तो बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं कि ये स्त्रीत्व का भाव है इसमें या पुरुषत्व का भाव है। तो ये पुल्लिंग वाले में देख लो, समूह बहुत बड़ा है, समूह बड़ी नहीं है, ठीक है ना। झुंड का झुंड आ रहा है, ठीक है ना। संघ जा रहा है, मंडल है, ये मंडल है, कुल है, समाज, हमारा समाज बहुत सभ्य समाज है, ठीक है ना। निगम, तो इसमें हमेशा पुरुषत्व का बोध होता है, पुरुषवाची होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम, ये तो था प्राणीवाचक में, अब कुछ अप्राणीवाचक में भी देख लेते हैं। जो कुछ अप्राणीवाचक संज्ञा प्राय पुल्लिंग होती है, कुछ अप्राणीवाचक संज्ञा होती है वो प्राय पुल्लिंग होती है, जैसे पेड़ों के नाम,
कोई भी पेड़ का नाम होता है, सामान्यतः सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग में ही आते हैं, चाहे देवदार हो, पीपल हो, वट वृक्ष हो, ठीक है ना, सागौन हो, शीशम हो, सारे पेड़ वृक्षों के नाम है वो किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना। धातुओं के नाम, चाहे कोई भी धातु हो, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सीसा, जस्ता, ठीक है ना, सभी धातुओं के नाम भी किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, माणक, मोती, ठीक है ना, मूंगा, सारे किसमें आते हैं? रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्यवाचक पदार्थों का नाम या द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थ जो तरल पदार्थ है कोई भी, वो भी सारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे घी है, तेल है, दूध है, पानी है, दही है, ठीक है ना, शरबत है। तो ये सारे जिसमें वाक्य में प्रयोग करके कि जैसे दही जम गया है, दही जम गई है ऐसा नहीं होता है, दूध फट गया है, दूध फट गई है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे व्यवहार में प्रयोग करके, वाक्य में प्रयोग करके इनको आसानी से पहचान कर सकते हैं। जल स्थल भागों के नाम, जल एवं स्थल भागों के नाम है वो भी सारे के सारे, जैसे समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना, महासागर है, सागर है, पहाड़ है, नगर है, देश है, द्वीप है, मकान, घर, ये सारे के सारे जो जल और स्थल भागों के नाम है वो सारे किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ भाग है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे नदी है, झील है, खाई है, घाटी है, ये सारे किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। और कुछ बातें एक मैं आपको बताऊं कि जब मैंने जो कल्पित मैं बताया था, कल्पित स्त्रीत्व या पुरुषत्व, जो नपुंसक लिंग को जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा था, तो उसमें बताया था कि कोमलता का भाव होता है वो स्त्रीलिंग होता है, कठोरता का भाव होता है वो पुल्लिंग में होता है, विशालता का भाव होता है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है। तो यदि कोई नगर है तो वो किसमें होगा? बड़ा है, नगर है तो वो पुल्लिंग में आएगा। लेकिन छोटी है, नगरी है, छोटी नगरी है तो वो किसमें आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। बड़ा भाग, जैसे समय का भी बड़ा भाग होता है, एक वर्ष है, महीना है, दिनों के नाम है, वार के नाम है, वो सारे किसमें आते हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन छोटी इकाई में जैसे सेकंड है, मिनट है, ये स्त्रीलिंग में आती हैं, ये स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे कोई भी वर्ष, जैसे एक वर्ष हो गया है, एक साल हो गया है, 2 साल हो गया है, लेकिन एक मिनट हो गई है, साल हो गया है, ठीक है ना। तो वाक्य में प्रयोग करके आसानी से पहचान पाते हैं। इसके अलावा ग्रहों के नाम जो आकाश में जो आकाशीय पिंड है वो सारे नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि, मंगल, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो ग्रह, उपग्रह या जो भी आकाशीय पिंड है सभी के नाम किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो स्त्रीलिंग माना गया है, और कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है वो प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे नदियों के नाम है, किसी बेलों के नाम है, ठीक है, कोई भी बेल लता तो उनके नाम है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भागीरथी, ठीक है ना, ये सारी नदियों के नाम किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, ठीक है ना, मस्तक है, कान है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अंगूठा है, ये भी पुल्लिंग में आता है। अंगुली है, हथेली है, जांग है, नाक है, आंख है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है ना। कुछ शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और कुछ होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन इनकी पहचान हम, जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपका कोई दे दिया पेट, कि पेट पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो अब यदि नियमों पे जाएंगे, चाहे कोई भी, ये सारे मैंने नियम लिखवाए, इस नियमों पे जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सोचना पड़ता है, भूल भी जाए कि यार याद नहीं आ रहा है, ये करते हैं। लेकिन नियमों को छोड़ करके हम इसको व्यवहारिक रूप से इसको प्रयोग करें, एक वाक्य में प्रयोग करके देखें तो बहुत आसानी से पहचान पाते हैं। जैसे पेट है, तो आप आसानी से देखोगे पेट भर गया है या पेट भर गई है। तो भर गई है जब बोलेंगे तो कुछ और लगता है, कुछ अजीब लगता है, क्योंकि हमें ऐसा कभी हमें सुनने में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आसानी से पहचान हो जाती है कि पेट भर गया है मतलब पुल्लिंग है, पुरुषवाची। आंख है, आंख फूट गई है, आंख फूट गया है, आंख फूट गई है तो मतलब ये स्त्रीलिंग है। कान टूट गया है या कान टूट गई है, कान टूट गया है, जो टूट गई है जब बोलते हैं थोड़ा अजीब लगता है। तो पहचान आसानी से हो जाती है जब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें। यही एक पहचान है
कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानने की कि ये स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है, ठीक है ना। वाक्य में प्रयोग करके देखें, बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं, कुछ प्रत्यय लगा करके या फिर कुछ शब्दांशों का परिवर्तन करके, वो देखते हैं। एक बार इनको उतार लीजिएगा, उतारना है तो। हाँ, तो अब देखेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन मतलब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है, या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। क्योंकि ये जो नियम है, वो नियम जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं तो सभी पर ये लागू नहीं होता है, अपवाद होते हैं, लेकिन कुछ भागों में बांट करके इनको पढ़ते हैं कि ऐसा करते हैं तो ऐसे परिवर्तन होता है। बाकी क्योंकि ये हर किसी पर लागू नहीं होता है, इसीलिए इसको नियम को नियम नहीं मानते हैं, क्योंकि नियम के साथ अपवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर भी पहचान देख लेते हैं एक बार कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है और शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, वो देखेंगे। पहला है प्राणीवाचक आकारांत संज्ञा के अंत में ई प्रत्यय लगा करके। आकारांत, आकारांत का मतलब जो आ से अंत होता है, जिसका आकार, कार का मतलब होता है ध्वनि, जिस शब्दों का आ ध्वनि से अंत होता है वो आकारांत कहलाते हैं, अ ध्वनि से अंत अकारांत कहलाता है, ठीक है ना। तो ए ध्वनि से अंत मतलब एकारांत, ई से इकारांत, ठीक है ना। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं में आकारांत संज्ञा है, उसके अंत के अंदर ई प्रत्यय लगा करके। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। जैसे लड़का, आ की ध्वनि आ रही है तो इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो लड़की। पुतला, ई प्रत्यय लगाए तो पुतली। खारा, ई प्रत्यय लगाए तो खारी। प्यारा, ई प्रत्यय लगाए तो प्यारी। उसी प्रकार घोड़ा, ई प्रत्यय लगाए तो घोड़ी। बकरा, ई प्रत्यय लगाए तो बकरी। मीठा, ई प्रत्यय लगाए तो मीठी। हल्का में ई प्रत्यय लगाए तो हल्की। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो आकारांत शब्द है जिसमें ई प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग में बदला जाता है, ठीक है ना। इसमें इसी प्रकार संबंधवाचक भी शब्द भी इसी प्रकार देख लेते हैं, जो रिश्ते वाले हैं, जो संबंध वाले हैं। मामा का मामी, चाचा का चाची, ठीक है ना, नाना का नानी, चाचा चाची, दादा दादी, तो ये सारे संबंधवाचक भी इसी प्रकार के बदलाव होते हैं, इसी प्रकार बदले जाते हैं। अब अगला, और कभी कभार प्यार और तिरस्कार के लिए भी ई की जगह ईया प्रत्यय लगा देते हैं। आकारांत शब्दों के पीछे ई की जगह कौन सा प्रत्यय लगा देते हैं? ईया प्रत्यय लगा देते हैं, प्यार और तिरस्कार की भावना के लिए। जैसे बेटा, बेटा का तो बेटी हो सकता है, बेटा का बेटी हो सकता है, लेकिन हम प्यार से बिटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटिया। तो बेटा की बिटिया, ईया लगाया है। बुड्ढा को बुड्ढिया, कुत्ता का कुत्तिया, ठीक है ना, बछड़ा का बच्चिया, चूहा का चुहिया और गुड्डा का गुडिया। तो इसमें शुद्ध रूप, जब हिंदी के शुद्ध रूप शब्द लिखते हैं, शुद्ध शब्द लिखते हैं, तो ध्यान रखना कि यह प्रत्यय वाले हमेशा ई की मात्रा, जैसे आप छोटी ई कहते हैं, छोटी ई की मात्रा ही होती है, उसमें छोटी ई की मात्रा ही होती है, जैसे ई कहते हैं, और एक होता है ई जिसे आप बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी ई की मात्रा होगी सभी के अंदर, बिटिया, बुढ़िया, कुतिया, बच्चिया, चुहिया और गुड़िया के अंदर। अब अगला, व्यवसायवाचक संज्ञाओं के अंत में इन प्रत्यय लगा करके। जो व्यवसायवाचक संज्ञा है, व्यवसायवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? कोई भी व्यवसाय धंधा होता है, बिजनेस होता है, उस धंधे जो को प्रदर्शित करने वाली संज्ञाएं होती हैं, उन संज्ञाओं के अंत के अंदर इन प्रत्यय लगा करके। जैसे लोहार, लोहार में पीछे क्या लगाएंगे? इन प्रत्यय लगाएंगे, तो लोहारिन। सुनार, सुनारिन। माली, मालिन, ठीक है ना। माली की मात्रा यदि बड़ी भी है तो जब इन प्रत्यय लगता है तो मात्रा कौन सी हो जाएगी? छोटी मात्रा हो जाएगी की। कुम्हार, कुम्हारिन। धोबी की मात्रा बड़ी थी, लेकिन जब इन प्रत्यय लगता है धोबिन, छोटी मात्रा होगी, ध्यान रखना। तेली की मात्रा भी बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे तेलिन हो जाता है, तो ये इन प्रत्यय लगा करके। उसी प्रकार उपनाम वाचक जो पुल्लिंग शब्द है उनके अंत के अंदर आइन लगा करके। उपनाम वाचक कौन से? जो जातिवाचक शब्द होते हैं, अपने जाति के पीछे जो लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पीछे ठाकुर लगाता है, कोई राजपूत लगाता है, कोई पंडित लगाता है, कोई चौबे लगाता है, कोई शुक्ला लगाता है, कोई मिश्रा लगाता है, ठीक है ना, कोई पाठक लगाता है। वो सारी उपनामवाचक पुल्लिंग शब्द है, उनके अंत के अंदर क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। जैसे ठाकुर को क्या हो जाएगा? ठकुराइन। पांडे का पंडाइन। पंडित का पंडिताइन। चौबे का चौबाइन। इसी प्रकार के ये शब्द जो उपनामवाचक पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में क्या लगाते हैं?
आइन प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय जो शब्द, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करे, प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो आइन प्रत्यय लगाते हैं। और कुछ अकारण पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगा करके। कौन सा प्रत्यय? आनी। मतलब जैसे देवर का देवरानी, मेहतर का मेहतरानी, जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी, ठीक है ना, इसी प्रकार के शब्द। और कुछ अकारण संज्ञाओं के अंत में ई प्रत्यय लगा करके, अकारांत के अंत में ई प्रत्यय लगा करके, पुत्र पुत्री, देव देवी, दास दासी, गौर गौरी, और सुंदर सुंदरी, और कुमार कुमारी। तो ये थे कुछ नियम। इसके अलावा भी कुछ और है। तो ये नियम सब पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ अकारांत के अंत में ई लगा रहे हैं, कुछ के अकारांत के अंत में आनी लगा रहे हैं। तो ये नियम सब पर लागू नहीं होते सबके लिए। इसीलिए इनको थोड़ा सा प्रयोग के आधार पर देखें तो अच्छा रहता है। और दूसरी चीज, इनको कुछ तरीके से याद करने के लिए, समझने के लिए हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो आप इसे उतार लीजिएगा। उसके बाद कुछ और है जो अब आगे करते हैं। हाँ, कुछ और संज्ञा या विशेषण के अंत में आ प्रत्यय लगा करके बनने वाले शब्द कौन से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं? आ प्रत्यय लगाने से। मतलब प्रिय, प्रिय में आ लगाए प्रिया, सुत में आ लगाया सुता, बाल में आ लगाया बाला, महोदय में आ लगाया महोदया। इसके अलावा अक प्रत्यांत वाले, जिसके अंत में अक है, प्रत्यांत वाले शब्दों के में अक को हटा करके उसकी जगह ई का प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अक वाले जितने भी शब्द है उसमें अक हटा करके ई का प्रत्यय लगाते हैं। जैसे लेखक, लेखक में अक हटा के ई का लगा दिया, लेखिका। नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, निर्देशक निर्देशिका। और इसमें ध्यान रखना आप, शुद्ध लिखते वक्त इनकी सभी की मात्राएं छोटी ई की मात्रा है। जो आप देख रहे हैं, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, ई का हमेशा, क्योंकि ई का प्रत्यय, ई का में ई छोटी वाली ई है, ध्यान रखना। अब इसके अलावा किसी किसी देवता के नाम में आनी प्रत्यय लगा करके, जैसे इंद्र इंद्राणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, शिव शिवानी, भव भवानी। तो ये आनी प्रत्यय लगा करके भी कुछ स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। और कुछ ऐसे शब्द है जिनमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है, पूरा रूप ही अलग होता है। जैसे राजा, राजा का रानी, वर का वधू, विद्वान का विदुषी। ये ध्यान रखना, महिला विदुषी होती है और पुरुष विद्वान होता है। ये जब शब्द शुद्धि में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब आप शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लोग का लुगाई, पुत्र का पुत्री, और सखा का सखी, भगवान का भगवती, भगवती होता है भगवान का विलोम, जो विलोम लिंग होता है वो, ठीक है ना, विपरीत लिंग। श्रीमान का श्रीमती, महान का महती, युवक का युवती, भाई का भौजाई या भाभी, ससुर का सास। इसके अलावा कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका पुल्लिंग रूप प्रचलित नहीं होता है, उसके जोड़ा नहीं होता पुल्लिंग का। जैसे सती, सती सावित्री, सती गर्भवती या गर्भिणी कह सकते हैं, सौत सौतन, चुड़ैल, अप्सरा, धाय, इनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता है। जैसे सती का सता नहीं होता है, सती ही एक स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। या फिर अप्सरा का कोई अप्सर नहीं होगा, वो अप्सर होता है, ठीक है ना। तो ये अप्सरा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे रूप भी है सती, जैसे सती सावित्री, और गर्भवती, जो गर्भिणी भी होता है, सौती मतलब सौतन, सौत, चुड़ैल, अप्सरा, धाय, ये ऐसे शब्द है जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द है जो जोड़े से प्रतीत होते हैं लेकिन वो अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं। अपन को देखने में तो एक जैसे लगते हैं, जैसे ये इसका जोड़ा होगा, लेकिन वो वास्तव में ऐसा जोड़ा नहीं होता है, उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे डाकू, पुल्लिंग शब्द डाकू, डाकू का मतलब जो लुटेरा, लूटने वाला होता है वो डाकू। और एक होता है डाकिनी, तो लगता है डाकू डाकिनी का स्त्रीलिंग लगता है, लेकिन ये डाकिनी का मतलब होता है चुड़ैल, इससे लुटेरे से कोई मतलब नहीं है इसका। सांड, सांड का मतलब बैल होता है, सांडनी, सांडनी जब देखते हैं तो अपन को लगता है कि बैल का हो सकता है, गाय का हो, इसका विपरीत लिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सांडनी का मतलब होता है ऊँटनी, ठीक है ना। भेड़िया, भेड़िया जो एक हिंसक जानवर होता है जो जंगलों में पाया जाता है, जबकि भेड़,
भेड़ एक पालतू जानवर है जो पशुपालक जो पालते हैं या घर पे रखते हैं, वो भेड़ है। तो और इसमें भेड़ और भेड़िया में इनका विपरीत लिंग नर भेड़ और मादा भेड़, या फिर नर भेड़िया और मादा भेड़िया, नर और मादा लगा करके इसका करते हैं, इसका विपरीत लिंग लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना। तो ये थे कुछ मतलब लिंग परिवर्तन करके लिंग देखे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे वचन, वचन के बारे में, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन के बारे में अगली क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।